हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 11th क्लास तो अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। क्या क्या रह गया था बस वही आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन ने बहुत डीपली हर चीज पढ़ी है। अपन ने ये पढ़ा है कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, अपन ने ये पढ़ लिया कि कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब जो अपने को पढ़ना है वो ये पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या पढ़ना है बच्चों? हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो चलिए एक बढ़िया सी शुरुआत करते हैं, एक बढ़िया से माइंड के साथ, और आपको साथ ही साथ इन चीजों को पढ़ते रहना है। क्लियर है? चलिए तो मुझे बताएं, यहां पर अगर मेरे पास कभी कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कहां कहां होता है। आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां शो करेगा, क्योंकि यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ये सारे पॉइंट्स सीख रखे हैं। आपको पता होगा ये सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर रखे हैं बच्चों। तो बताइए, यहां पर हेडिंग डालिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहां पर बच्चों दो केस बनते हैं। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात आएगी तो यहां हमेशा दो केस आएंगे। एक आएगा सिमेट्रिकल कंपाउंड, एक आएगा सिमेट्रिकल कंपाउंड और एक आएगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, एक आएगा सिमेट्रिकल कंपाउंड और एक आएगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। सबसे पहले जो अपन कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में। क्या बताया मैंने? क्या कवर करने वाले हैं? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में अपन कवर करने वाले हैं। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक कंपाउंड है, यहां पर ब्रोमीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया। क्लियर? अब मुझसे किसी ने पूछा कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने को पूछा। तो सबसे पहली बात है कि कंपाउंड का जो केस है वो सिमेट्रिकल में है या अनसिमेट्रिकल में है। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में ऐसा क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए? काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बोला मैंने? काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या हुआ? आपको मैं सिखा रखा हूं। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या हुआ? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। रिंग का साइज आप सबको पता रखा है मैंने, कहां कहां शो करता है। साइक्लिक आइसोमर में आप सबको पता है कहां कहां शो करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं भाई, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। ये मैं बता रहा हूं सिर्फ याद आ जाए आपको। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर को आप क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर किससे डिनोट होगा? स्मॉल n से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? स्मॉल n से। अब जो हमारे पास निकलने वाला है वो निकलने वाला है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बराबर। अब जब आप n को गिन लेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर को गिन लेंगे, तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होंगे? n की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? स्मॉल n की वैल्यू। देन आप फॉर्मूला लगाएं 2 की पावर स्मॉल n, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहले क्या देखा? कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। कितने हैं बच्चों? देख के बताओ। एक है क्या? सिर्फ एक ही है।
इसके अबाउट ही तो GI शो करेगा। तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं? एक। तो बताओ एक है तो सीधे हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 1 और आंसर आ जाएगा 2। और वो 2 कौन कौन से होंगे कोई बता सकता है? बिल्कुल वो 2 होंगे जब दोनों Br और Cl एक बार वेज वेज में हो, तो इन्हें हम बोलेंगे बच्चों सिस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो सेम है वो सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिस बोलेंगे। और सब चीजों को मिक्स कर रहा हूं मैं। अब आप चीजों को ऐसे मत समझिए कि चीजें अलग अलग है, नहीं। अब आपको इतनी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं कि अब आपको बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो हमने इसको बोल दिया ट्रांस। तो बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए? 2, एक सिस और एक ट्रांस। तो कैसे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना आपको मैंने सिखाया। आपको बिल्कुल बना के नहीं दिखाना है, आपको कोई बना के नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ पूछा जाएगा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनल, और बताइए मुझे, इस क्वेश्चन नंबर 2 है ये। C के साथ लगा है HCH3, डबल बॉन्ड C के साथ लगा है डबल बॉन्ड H और ये ब्रोमीन। मुझे बताओ यहां पर क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है? नहीं। कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल में क्या गिनते हो? स्टीरियोजेनिक सेंटर जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब बताओ क्या लगाओगे? 2 की पावर n, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 2। तो बताओ यहां क्या लिख दोगे? 4। यहां n की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों? 2। 1 and 2, क्योंकि यही 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकता है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल में बहुत इजी है, अनसिमेट्रिकल में बिल्कुल टफ नहीं है निकालना कि बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। अनसिमेट्रिकल में करना क्या है? कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, ये देख लो, ये आपको दिख जाएगा, देखते ही दिख जाएगा अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। जब आपने ये देख लिया कि अनसिमेट्रिकल है, तो अब आप देख लो कि स्टीरियोजेनिक सेंटर हम कैसे काउंट करेंगे। एक बार आपने स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट कर लिया, अब आपको वैल्यू लगानी है 2 की पावर n, और 2 की पावर n में n क्या है? n वही है जो आपने काउंट किया था, स्टीरियोजेनिक सेंटर। चलिए और एग्जांपल करते हैं। अनसिमेट्रिकल को यहीं खत्म करेंगे आज हम, बढ़िया से एकदम खत्म करेंगे, सिमेट्रिकल को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए और एग्जांपल करते हैं अनसिमेट्रिकल के, फिर मैं आता हूं आपको सिमेट्रिकल समझाऊंगा कि कैसे सिमेट्रिकल कंपाउंड के करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं आपको बना के दूंगा, आप कंपेयर करके बताइएगा। बढ़िया से कोशिश करें बच्चों, एक बार आप कोशिश करें, आपको खुद समझ में आएगा। चीजें बहुत इजी हैं, चीजों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है भाई। डर गए तो समझ लो फिर खराब है मामला। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी चीजें हैं। मैं आपको एकदम परफेक्ट करके छोड़ने वाला हूं, इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम परफेक्ट होके जाएंगे आप यहां से। चलिए कोशिश करते हैं और अपन यहां पर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कब? जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो। कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करते ही आप बता सकते हो कि यहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने देखा एल्कीन, सबसे पहले एल्कीन नजर आई नहीं। क्यों नहीं? बताइए क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकती थी? हां या ना? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बच्चों। इसलिए नहीं कर सकती थी ये क्योंकि यहां पर है रिंग, और रिंग हो जाती ट्विस्ट। क्या हो जाती? रिंग ट्विस्ट हो जाती। तो यहां पर रिंग ट्विस्ट होने की वजह से 6 मेंबर रिंग अपने आप को खराब नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। क्लियर? यहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैथिल है, छुपा हुआ हाइड्रोजन है, मैथिल है, छुपा हुआ हाइड्रोजन है। तो बताइए यहां पर मैं कितना लिख दूं? n की वैल्यू है 2, तो बताइए 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? कितना आंसर आ जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड के अराउंड है, डबल बॉन्ड के अराउंड है, क्या कोई सिमिट्री है? नहीं। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल में क्या देखोगे? n इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो जाएगा टोटल GI कितने आएंगे? 2 की पावर 2, इसका मतलब 4। क्लियर? थर्ड नंबर को देखें, क्या थर्ड नंबर में यहां GI शो करेगा? बच्चों आप बताओ, GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कभी भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में, क्योंकि कभी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में GI शो नहीं करता। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में GI शो करता है और वहां वैलेंसी अलग होनी चाहिए, जो कि अलग है। यहां पर भी वैलेंसी अलग है। क्लियर? तो यहां से ये GI शो करेगा, यहां से ये GI शो करेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर टोटल GI होंगे 2 की पावर 1, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर आएगा, सिस और ट्रांस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को करें, ट्राई करें फोर्थ क्वेश्चन को। क्या यहां पर GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या यहां करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या यहां करेगा? C डबल बॉन्ड N, बच्चों ध्यान है आप सबको, एक लोन पेयर होता है और एक हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल करेगा। तो बताएं मुझे यहां पर कोई सिमेट्री है? नहीं। इसका मतलब 2 की पावर 3, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, आंसर आएगा 8। कैसे है? मैंने 8 लिखा, क्या आप सबको दिख रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया है बच्चों? आपको निकालना है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लिक, क्या साइक्लिक के केस में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अलग अलग है, 1 2। और बच्चों यहां लोन पेयर और हाइड्रोजन, तो कैसे हो गए? 3। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। फटाक से 6 नंबर और 7 नंबर भी करें, सॉल्व करें, इन्हें समझ में आ जाएगा कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, बिल्कुल होगा, यहां पर होगा और कहीं पर भी होगा, बिल्कुल बच्चों रिंग पे भी होगा। इसका मतलब यहां मैं आंसर कितना लिखूंगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। कितने आइसोमर होंगे इसके? 8 आइसोमर होंगे। 7 नंबर को ट्रीट करते हैं। 7 नंबर बताओ कहां कहां होगा? क्या रिंग में होगा? रिंग में होगा, बिल्कुल होगा। क्या देखना अब आगे आपको? रिंग में देखना आना जरूरी है भाई। यहां नहीं होगा, यहां रिंग में होगा। बताओ कोई सिमिट्री नहीं है। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्या आप सभी को, क्या आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रहा है, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लें इसे। तो आपको यह समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे शो करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। ठीक है, तो एक केस हमने सीखा अनसिमेट्रिकल। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? सिमेट्रिकल कंपाउंड में कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब मैं कौन सा केस लेने वाला हूं? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड। कौन से केस की बात करने वाला हूं? अब मैं सिमेट्रिकल कंपाउंड के केस की बात करने वाला हूं। क्लियर? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड। सिमेट्रिकल कंपाउंड में क्या होता है ऐसा, पहले हम चीजें सीखते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर है एक कंपाउंड है। अगर मुझे मान लीजिए यहां पर निकालना होता तो मुझे पता है कि यहां पर कुछ तो दिक्कत आने वाली है। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से होता, क्या मुझे पता है कि यहां सिमेट्री आएगी? क्या यहां सिमेट्री आएगी तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड कहलाएगा। अब हम कैसे बताएं, हम कैसे समझाएं कि
कि यहां पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब हर जगह आप 2 की पावर n नहीं लगा सकते, आप 2 की पावर n वहीं लगाएंगे जहां सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में ही आप 2 की पावर n लगाएंगे, यहां 2 की पावर n आप नहीं लगा सकते। क्लियर बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब मुझे आप देखें और समझें, सबसे पहले आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप देखें, कंपाउंड मस्ट बी सिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा, अब आप देखोगे, कैलकुलेट स्टीरियोजेनिक सेंटर। कैलकुलेट स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब सबसे मेन चीज है यही बात अब मेन है। व्हेन इट इज ऑड, व्हेन इट इज ऑड एंड व्हेन इट इज इवन। अगर नंबर इवन आता है तो अलग वैल्यू आएगी, अगर ऑड आता है तो अलग वैल्यू आएगी। अब मैं आपको याद करने का तरीका सिखाता हूं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं, बहुत इजी तरीका है याद करने का। और वो क्या है बच्चों? वो है 2 की पावर n माइनस 1, यहां पर भी 2 की पावर n माइनस 1 प्लस, अगर इवन है तो n डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सिंपल, n बाई 2 माइनस 1 सिंपल हो गया। और यहां लिख दीजिए, अगर ऑड है तो ऑड 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो उसको 1 जोड़कर डिवाइड कर दीजिए और माइनस 1। देखिए सिंपल हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। कब? जब ऑड है। इवन है तो n बाई 2 माइनस 1, ऑड है तो 1 जोड़कर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ऑड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए उसमें 1 जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। ऐसे याद रखिए, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 याद हो गया। 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 कब है? जब इवन है। इवन है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड है तो वो 2 से डिवाइड, सॉरी इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ऑड है तो वो 1 प्लस करके डिवाइड होगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है आपको? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है यहां पर। तो मुझे बताएं, अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? सोचिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर मेरे पास कितने हैं बच्चों? 3 है। 3 है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऑड का, इसलिए n इज इक्वल टू 3 मतलब ऑड। और ऑड में क्या फॉर्मूला था वहां मत देखिए, अपने दिमाग में सोचिए, n माइनस 1 प्लस ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 जोड़कर डिवाइड करना है और माइनस 1। बात वही है, वहां पर n बाई 2 माइनस 1 किया था जब इवन था, ऑड है तो 1 जोड़कर डिवाइड करना है। तो बताइए यहां कितनी वैल्यू आएगी? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो यहां आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। कैसे किया? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए? 6 आ गए। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया अपन ने? फिर से मैं इस पॉइंट को जरा समझाना चाहता हूं, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। क्या होना चाहिए? कंपाउंड प्लेनर, सॉरी प्लेनर तो है ही, तभी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया। अगर अनसिमेट्रिकल है तो कुछ करना ही नहीं है, 2 की पावर n कर देना है। अगर सिमेट्रिकल है तो आपको चेक करना है, कैलकुलेट स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर n ऑड है या फिर इवन है, तो पहले फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, 2 की पावर n माइनस 1 दोनों में आएगा। इवन है तो वो 2 से डिवाइड होके -1 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो इसी ऑड में क्या करोगे? 1 जोड़ दोगे, क्योंकि यहां 1 जोड़ने पर ही वो डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया? जोड़कर डिवाइड कर दिया। ऐसे याद करोगे आप, कभी नहीं भूलोगे बच्चों। क्या किया?
इवन था तो वो 2 से डिवाइड होके -1 हो गया, अगर ऑड होगा तो 1 प्लस कर देना है और -1 करना है, 2 की पावर n-1 दोनों में आएगा। अब मैं मिटा रहा हूं इन चीजों को, और जरा एक एग्जांपल और कर लें इसी से रिलेटेड, फिर मैं आपको मिक्स कराने वाला हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास ये कंपाउंड है, मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं। क्या आपको दिख रहा है कंपाउंड सिमेट्रिकल है? क्या आपको दिख रहा है कंपाउंड सिमेट्रिकल है? अब कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो आप सिमेट्री वाला फॉर्मूला n लगाओगे, तो n यहां 2 है, मतलब इवन, इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी। इवन का फॉर्मूला क्या था? आप ध्यान से कहीं मत देखो, अपने दिमाग पे जोड़ दो। 2 की पावर n-1 तो था ही, इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब n/2-1। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बताओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां वैल्यू रख दो, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2/2, 1, 1-1, 0, 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्लियर हुआ? तो 2 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 3। कितने आइसोमर हो गए? 3 हो गए। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया आपने इसमें? अब आपको फॉर्मूला, मैंने आपको बताया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया फॉर्मूला याद करने को कैसे समझाया, वो दिमाग में रखिए। इवन है तो n/2-1, अगर ऑड है तो ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उसमें 1 जोड़कर डिवाइड कर दो। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और ये C, मान लीजिए ये। क्लियर? तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, दिख रहा है कंपाउंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब n की वैल्यू क्या है जरा बताएं? 1 2 3, n की वैल्यू है 3। ध्यान दो बच्चों, n की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ? इवन या ऑड? ऑड। अब आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, मैंने बताया फॉर्मूला ध्यान रखो। 2 की पावर n-1 तो आता ही है, ऑड है तो ऑड डिवाइड नहीं होता 2 से, इसलिए मैं उसमें 1 जोड़कर डिवाइड कर देता हूं। कितना इजी हो गया फॉर्मूला? बताओ कितना इजी हो गया फॉर्मूला? कैलकुलेट करो, वैल्यू रखो तो क्या आएगा? 2 की पावर 2, क्योंकि 3-1 कितना होता है? 2, 2 की पावर 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 - 1 1, आंसर इज 6। समझ में आ गया? जल्दी से एक क्वेश्चन आप कैलकुलेट करो, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे। सबसे पहली चीज एल्कीन, क्या एल्कीन के अबाउट होगा या नहीं होगा, यह सोचिए। इन सब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सोचिएगा बच्चों, इन सब पॉइंट्स को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सोच नहीं पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखा एल्केन, साइक्लिक एल्केन करेगा, बिल्कुल एल्कीन करेगा, ये एल्कीन भी करेगा, साइक्लिक में एल्केन करेगा और ये एल्केन भी करेगा। क्या सिमिट्री है या नहीं है? बेटा सिमिट्री नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट साइक्लोप्रोपेन है, इससे डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब सिमिट्री नहीं है, तो टोटल जीआई का सिंपल फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 की पावर n, सीधे लगाओ, n की वैल्यू कितनी है? 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32। कितनी होती है? 32। क्लियर है? चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सिमिट्री हो या ना हो उस पर डिपेंड करेगी चीजें। क्या सिमिट्री है? बिल्कुल है। जोड़ना शुरू करते हैं। एक पढ़ रखा है क्या? रिंग में एल्कीन तब जीआई शो करेगी जब रिंग का साइज 8 या 8 से ज्यादा हो। ठीक है, रिंग साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 विच इज शोज जीआई। यहां एल्केन के अराउंड करेगा, यहां एल्केन के अराउंड करेगा,
यहां एल्कीन करेगा, यहां एल्कीन करेगा। कितने हैं जरा गिन के बताओ? 5। 5 का मतलब क्या हुआ? ऑड। n की वैल्यू कितनी आई? 5। 5 का मतलब क्या हुआ? ऑड। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया n-1 तो रहता ही है, ऑड है तो एक जोड़कर डिवाइड कर दो। क्या है वैल्यू? 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 4, 5 प्लस 1 6, 2 डिवाइड करोगे तो 3, 3 माइनस 1 2, कितना आ गया? 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो चाहे टफ से टफ क्वेश्चन हो या इजी से इजी क्वेश्चन हो, आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है? तभी आप चीजों को क्या कर पाओगे? सीख पाओगे। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे। अब मैं आपको और सारी चीजें सिखाने वाला हूं। देखिए क्या है। आपने ये सीख लिया कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में कैसे करते हैं, आपने ये सीख लिया अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में कैसे करते हैं। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि यहां पर साइक्लोएल्केन विद सिमेट्री। कैसे? सीखिएगा जरा, समझिएगा जरा, पॉइंट को देखिएगा, तब आपको यहां पर चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये सिंपल सा एक कंपाउंड ले लिया और किसी ने कहा इसमें फाइंड करो, फाइंड टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या फाइंड करना है? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है भाई। अभी तक अपन ने क्या सीखा था जरा मुझे बताओ। अपन लगा रहे थे फॉर्मूला। कब लगा रहे थे? जब मेरे पास सिमेट्री प्रेजेंट थी। यहां पर भी सिमेट्री प्रेजेंट है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह होगा कि आप फॉर्मूला ना लगाकर आप उसे बनाने की कोशिश करें, आप उसे विड्रॉ करने की कोशिश करें, आप उसे सीखें कि वो बना कैसे होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे सीखेंगे। आपको यह पता होता है कि हर एक पॉइंट पे वेज पोजीशन भी हो सकती है और डैश पोजीशन भी हो सकती है। कौन सी पोजीशन हो सकती है? वेज भी हो सकती है और डैश भी हो सकती है। वेज और डैश दोनों हो सकती है। तो सोचो बच्चों, अगर मैं एक तरफ वेज वेज और वेज कर दूं तो क्या एक पॉसिबिलिटीज मेरे पास यहां बन सकती है? और उस पॉसिबिलिटीज को मैंने क्या किया? बना लिया। वेज वेज वेज, एक पॉसिबिलिटीज बना लिया। अब मैंने को क्या करना है? अब मेरे को ये बिल्कुल सही तरीका है, ध्यान रखिए। आपने क्या सोचा कि हर एक पोजीशन को मैं बना लूं, अगर कोई पोजीशन रिपीट करेगी तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई पोजीशन रिपीट करेगी तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो आपको ऐसे ही सोचना है। तो सोचिए, अगर मेरे पास यहां पर ये पोजीशन है तो क्या मैं अब कर सकता हूं कि वेज पोजीशन तो मैंने सबको दे दी, क्या मैं अब डैश पोजीशन को फिल करने की बारे में सोचूंगा? एक को डैश में कर दूं, बाकी सबको वेज में कर देता हूं। फिर किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, क्या तुम डैश पोजीशन को यहां नहीं रख सकते? यहां रख के देखते हैं। यहां रखो या यहां रखो, क्या बात में कोई चेंज है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम लग रहे हैं? घुमा के देखो, सेम ही तो है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वही चीजें बनाओ जो आपसे रिपीट ना हो। क्या ये रिपीट हो गई? फिर किसी ने कहा इस डैश को यहां लगाओ, फिर से लगाओगे तो क्या बनेगा? फिर से वही बन जाएगा। इसका मतलब क्या चीजें रिपीट हो रही हैं? तो चीजें जब रिपीट हो रही हैं तो क्या मुझे ये बनाना है? क्या मुझे ये ड्रॉ करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्या समझ में आ रही है चीजें? अब किसी ने कहा कि ऐसा करो, 2 डैश में करो, क्योंकि एक डैश का तो काम खत्म हो गया, 2 डैश में करते हैं। जैसे ही मैंने 2 डैश में किया, मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग हैं क्या? सोच के बताना। 2 वेज में है, मतलब 2 ऊपर है, एक नीचे है। अगर इसी का मिरर इमेज देखो तो क्या होगा? 2 नीचे 1 ऊपर। और मिरर इमेज क्या होते हैं एक दूसरे में?
हमें पास सिमिट्री है और मिरर इमेज है, तो वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल। तो यहां लिख लो सिमिट्री प्लस मिरर इमेज सिमिट्री हो और मिरर इमेज आ रहा हो तो वो हमेशा क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। तो बताओ क्या ये भी रिपीट कर गया? और रिपीट कर गया तो क्या मुझे इसे काउंट करना है? नहीं करना है। अब किसी ने कहा 2 डैश को यहां ना बनाकर यहां बनाओ, वो भी रिपीट कर जाएगा। तो बताओ यहां पर इंडिविजुअली कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए? बताओ। सिर्फ और सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने? 2 बने। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं और उसको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मैं कंफर्म हूं। जैसे बताइए मेरे पास ये है मान लीजिए 3 है। अब मैंने क्या किया? एक बार तीनों को कहां रख दिया? वेज में रख दिया। एक बार कहां रखा? एक को डैश में रखा, बाकी सबको वेज में रख दिया। लाइन से चलना है बच्चों। अब आप डैश को यहां रख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है, ये दूसरी पोजीशन है। आप यहां रख सकते हो। यहां रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये अलग है, ये अलग है। प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर। यहां क्या है? प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अब डैश को इधर रख दोगे तो 2 प्लेन के ऊपर लगातार आते ही यहां सेम चीजें आने लग जाएंगी, इसलिए मैं उसे बनाना नहीं चाहूंगा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? बताओ। अब क्या करोगे? 2 को डैश में डालोगे और जैसे ही 2 को डैश में डालोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चीजें रिपीट होना शुरू कर गई हैं। कौन कौन सी? ये। तो बताओ क्या मैं इसे काउंट करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये रिपीट है। समझ में आया फंडा? तो बताओ डिफरेंट कितने बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। क्या आपको बहुत अच्छे से फंडा समझ में आया? बहुत अच्छे से तरीका समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करते हैं और तरीके समझते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सीखेंगे। टफ है ये, इंटीजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में इंटीजर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। इंटीजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? ये पूछा था। देखो पूछा था कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ डिफरेंट आइसोमर बनाने हैं। जो डिफरेंट आइसोमर है उनको काउंट कर लो, वही आंसर होगा। करना कैसे है? लाइन से चलना है। लाइन से चलने का मतलब क्या होता है? एक बार सबको वेज में रख दो। सबको वेज में रख दिया। अब क्या शुरू किया? एक को डैश में रखा, बाकी सबको वेज में रखा। एक को डैश में रखा, बाकी सबको कहां रखा? वेज में रखा। क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। अब किसी ने कहा अगर डैश को चेंज कर दूं, डैश को चेंज करने पे मुझे बताओ नंबरिंग तो वहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4। तो कहीं भी इस डैश को रखोगे तो चारों जगह सेम आएंगे क्योंकि आइडेंटिकल है। लेकिन यहां चौथी जगह पे कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने डैश को घुमाया। 1 2 3, पहले 1 पे था फिर 2 पे आया। समझ में आया? इधर क्यों नहीं रखा था? क्योंकि फिर से 1 आ जाता। समझ में आया? यहां पर रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा हूं। अब बात आती है 2 डैश की। 2 डैश को एक साथ लगा दो, क्योंकि हमेशा लाइन से चलना है। रैंडम चलोगे गलती कर दोगे। बचे हुए को किस में लगाओगे? वेज में। अब देखो तुमने एक और सोचा कि यार 2 डैश की कहानी क्या यही खत्म हो जाएगी? क्या जरूरी है डैश 1 2 पे ही आए? 1 3 पे भी आ सकता है। आ सकता है? आ सकता है। तो देखो, बना के देखो, क्या ये चेंज तो नहीं है? क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। दिख रहा है? दिख रहा है डिफरेंट है। इस तरीके से बनाना है आपको। फिर से डैश को यहां लाओगे तो भाई साहब फिर से ये बन जाएगा, क्योंकि 1 2 हो जाएंगे और 3 4 हो जाएंगे। समझ में आया कैसे रिपीट हो रहा है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो अच्छा बताओ, 3 को डैश में चेंज किया। 3 डैश में लगाने पे क्या हुआ? 3 डैश में लगाते ही चीजें रिपीट हो गई। कौन सी चीजें रिपीट हो गई? ये चीजें रिपीट हो गई। कैसे हो गई? रिपीट। इसलिए मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। कैसे? अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो बताओ 3 डैश में होंगे और 1 वेज में होगा। क्या यही तो बनाया है?
इसका मतलब चीजें रिपीट होना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली बात बाद में चीजें रिपीट होती रहेंगी। आप बनाकर देख सकते हो। तो बताओ टोटल आंसर यहां मैं कितना लिख देता, यहां टोटल आंसर आता 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिंपल है या नहीं है बताओ, बिल्कुल सिंपल हुआ या नहीं हुआ? 1% भी कुछ टफ लग रहा हो तो मुझे बताएं, टफ नहीं लगना चाहिए। क्लियर है बात, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? टफ नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल करें, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, मजा आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, मजा आएगा। वो एग्जांपल क्या है जरा जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए मैंने 4 की जगह 5 मेंबर रिंग ले ली। अब आपको फटाफट करना है, लेकिन आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैलकुलेट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या करोगे? सिंपल, वही सेम तरीका अपनाओगे। सबको एक बार किस में रख दोगे? वेज पोजीशन पे रख दोगे। वेज पोजीशन पे रखने के बाद आप क्या सोचोगे कि अब मैं चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, तो कर लो चेंज। कैसे चेंज करोगे? एक को डैश में, बाकी सबको वेज में। फिर क्या सोचा, अगर डैश को आप मूव करोगे तो चीजें रिपीट होंगी। आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब अब 2 को डैश में रखना शुरू करोगे। जब 2 पोजीशन को डैश से फुलफिल करोगे तो क्या आपको पता है कि क्या सिर्फ डैश 1 2 पे ही रख सकते हो या 1 3 पे भी रख सकते हो? तो जवाब आपका आएगा बिल्कुल सर 1 3 पे भी रख सकते हैं। 1 3 पे रखते ही समझ में आया यार ये तो अलग आइसोमर है, यहाँ डायरेक्ट था, यहाँ एक छोड़कर है, इसका मतलब अलग आइसोमर है। अलग आइसोमर है तो जरूर अलग होगा। क्लियर दिख रहा है? फिर से तुमने सोचा अगर 1 3 की जगह इस 1 3 को ले लूं, बच्चों रिपीट हो जाएगा। आपको खुद दिख रहा है, यहां रखो या यहां रखो बात सेम है, इसका मतलब चीजें रिपीट हो जाएंगी। अब आपने सोचा कि क्या मैं 3 डैश में शुरू कर सकता हूं, और 3 डैश में जैसे ही आपने सोचा आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि सर ये भी रिपीट हो गया, और ये रिपीट हुआ किससे? ये रिपीट हुआ है इससे। क्लियर है? ये किससे रिपीट हो गया? इससे। इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। और एक बार रिपीट होना शुरू हो गया तो चीजें रिपीट होती रहती हैं। तो बताओ कितने आइसोमर यहां मैं लिख दूंगा? इसका आंसर भी आएगा 4 आइसोमर। क्या क्लियर हो रही है सारी बातें? सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से कि कैसे हम आइसोमर काउंट कर रहे हैं, कैसे हम आइसोमर बना रहे हैं, कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में समझ रहे हैं। इन सारी चीजों को अपन ने यहां पर कवर कर लिया। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे ख्याल से अब बहुत ही थोड़ा सा बाकी है, प्रॉपर्टीज वगैरह, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म कर देंगे। तो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक बार खत्म हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी 1 हफ्ता लगेगा मुश्किल से, ठीक है, 7-8 क्लासेस उसमें होंगी। तो अपन बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनिक का पार्ट, एक 11th के ऑर्गेनिक का पार्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है IUPAC रिवाइज करनी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिवाइज करना है। अगर आप वो चीजें रिवाइज करोगे तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर से इन सब चीजों के बारे में समझोगे। ठीक है, तो चीजें रिवीजन करते रहो यार। किसका वेट है, किसका आप वेट कर रहे हो? किसी का वेट मत करो, अपनी पढ़ाई और अपने एग्जाम का वेट करो। अपना एक डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स करो, वहीं आपको पहुंचना है। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से अपन पढ़ते रहेंगे, हर एक चीज कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।